हो गया, चलिए बैठ। चलिए पिछले क्लास में जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं बालक। हाँ, पिछले क्लास में बात हुआ था फ्रिक्शन के बारे में, और इसमें कुछ डायग्राम वगैरह भी था जिसके बारे में हम लोग देखे थे। तो अब ये फ्रिक्शन है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हमको समझना होगा। तो आपको बताया गया था कि फ्रिक्शन के लिए दो बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है बालक। When two bodies are kept in contact, then the force operating between the surface that oppose the motion or relative motion between them, that is called a frictional force। ध्यान देंगे आप, ये देख सकते हैं कि एक बॉक्स रखा हुआ है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कुछ इस तरीके से कि सर इस पर बॉक्स रखा हुआ है, एक बच्चा इधर से फोर्स लगा रहा है। तो जब फोर्स लगाएगा तो ये जितना एरिया में कांटेक्ट में होगा सरफेस के साथ, उतना पर फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स विच डिक्रीज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। जैसे आप इधर फोर्स लगाइएगा, आपका फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, अप्लाइड फोर्स, तो सरफेस जितना एरिया के साथ कांटेक्ट में है, सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर आप सामने की ओर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ अपोजिट होगा, कहाँ ऑपरेट होगा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिधर हम फोर्स लगाएंगे उसके उल्टे डायरेक्शन में ये काम करता है। तो अब बताइए, यहां पूछा जाएगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फ्रिक्शन। तो आप लिखेंगे सर व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, देन दे operating a force between them, that is called frictional force, and frictional force always decrease the relative motion between the bodies। अगर ये सरफेस स्मूथ कर दिया जाए तो आप इसको धक्का देंगे तो काफी तेजी से चलेगा। क्लियर है बालक? चलिए, कितना डिफिनीशन हुआ था, एक हुआ था, एक और डिफिनीशन लिखेंगे और करके लिखा जाए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फ्रिक्शन का डिफिनीशन एक और लिखना है, it is the property of matter, it is the property of matter, it is the property of matter by virtue of which, by virtue of which, by virtue of which it wants to reduce, by virtue of which it wants to reduce, by virtue of which it wants to reduce a relative motion, by virtue of which it wants to reduce a relative motion, it wants to reduce relative motion between the body, between the body and surface, wants to reduce relative motion between the body and surface, and surface, हो गया, and ultimately, and ultimately stop the motion, and ultimately stop the motion of the body, and ultimately stop the motion of the body, एंड अल्टीमेटली स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। अब ये बताइए कि जब किसी सरफेस पे आप बॉडी को रख दिए हैं और फ्रिक्शन ऑपरेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस है बालक, ये रफ सरफेस है, एक गेंद को हम रोल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। तो वही कह रहा है कि धीरे धीरे ये क्या होता है, तो अचानक रुक जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जाएगा और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये रुक जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, फोर्स ऑपरेट, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, फोर्स ऑपरेट ड्यू टू फ्रिक्शन, पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा, फोर्स ऑपरेट ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड, force operate due to friction is called frictional force, force operate due to friction is called frictional force, force operate due to friction is called frictional force,
डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट, direction of frictional force is always opposite, direction of frictional force is always opposite to the direction of motion of the body, to the direction of motion of the body, to the direction of motion of the body। मतलब जिधर मोशन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। हो गया बालक? डायग्राम देखिए, जैसे हम यहाँ एक सरफेस ले रहे हैं, बनाना नहीं समझना है कि सर फ्रिक्शन कैसे होता है। तो ये बताइए कि अभी हम इस बोर्ड पर लिख पा रहे हैं, ये स्मूथ रहता तो मेरा पेन चलता नहीं। तो आप कहिए सर देखने में तो नहीं लग रहा है, टच करने में भी नहीं लग रहा है, ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसको टच कर रहे हैं, ये स्मूथ है। तो ध्यान देंगे इसका रफनेस बहुत माइनर होता है, इतना होता है कि आपको मालूम नहीं चलेगा, फिजिकली आप देख नहीं पाते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक देखिएगा, अगर माइक्रोस्कोप से इसका फ्रिक्शन देखिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। क्यों? ये बहुत छोटा छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। अब जैसे हम सरफेस पे चल रहे हैं या कोई चीज रखा हुआ है, ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक का मतलब क्या होता है कि मान लिए कोई सरफेस पे आप ऐसे एक बॉक्स रख दिए, ठीक है, एक बॉक्स हमने रख दिया, इसका कुछ अपना मास होगा, तो आप रख दिए और इधर से फोर्स लगा रहे हैं और आपने बोला कि सर ये आगे नहीं बढ़ रहा है, लगता है सरफेस में ज्यादा फ्रिक्शन है। तो अब देखिए होता क्या है कि अगर आप बॉक्स रखे हैं तो इसका भी सरफेस तो रफ होगा, क्योंकि फ्रिक्शन देखिए दो तरह से होता है। अगर आपके सरफेस में भी थोड़ा सा रफनेस है, नीचे वाले में भी रफनेस है, तो ये रफनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये रिलेटिव मोशन को बहुत ज्यादा अपोज करेगा और बॉडी आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे मेरे सामने ये टेबल है, इस पे हम धक्का दिए तो ये आगे बढ़ रहा है नहीं। रीजन क्या है कि इसका वेट ज्यादा होने से ये सरफेस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, और इसका सरफेस देखिए इंटरलॉक है इस तरीके से। इंटरलॉक समझ में आ रहा है? जैसे साइकिल वगैरह में व्हील में चैन कैसे इंटरलॉक हो जाता है, उसी तरीके से ये इंटरलॉक हो जाता है। अब ये आपको खुले आंख से तो दिखेगा नहीं, ये सारा माइक्रोस्कोपिक होता है, तो इसीलिए फ्रिक्शन जनरेट होता है। समझ में आ रहा है बालक? तो ये इंटरलॉकिंग कर लेता है और यही इंटरलॉकिंग आपका रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कोई दिक्कत बालक समझने में? ठीक है, अगर ये स्मूथ रहता तो कोई परेशानी नहीं था, ठीक है, बॉडी में मूवमेंट तुरंत आ जाता। लेकिन ये रफनेस है, तो रफनेस क्या करता है, रफनेस कुछ पोर की तरह होता है, और इस पोर में जब बॉडी का ये नीचे वाला पोर्शन आ जाता है, जब बॉडी का कांटेक्ट होता है तो इनके बीच कुछ ज्यादा ही फ्रिक्शन ऑपरेट होता है और बॉडी डज नॉट मूव, ये बॉडी मूव नहीं कर पाता है। एक डायग्राम बना रहे हैं, आपको भी यही बनाना होगा। हम सरफेस ले लिए, ठीक है, और ये सरफेस हमने कैसा लिया है, रफ सरफेस। थोड़ा सा इस तरीके से हम लोग दिखा देंगे, ठीक है, या इस तरीके से दिखा देंगे, और हमने बोला दैट इज रफ सरफेस। अब इस सरफेस पे एक मास रख दिया गया, जो भी लेना हो आपको, और इस मास पर इधर से फोर्स अप्लाई किया गया है, इधर फोर्स अप्लाई किया गया है। तो इसको क्या हम लिख दे, इसको हम लिख देंगे अप्लाइड फोर्स, मतलब इधर फोर्स अप्लाई किया गया है। तो बताइए जब बॉडी पे आप इधर फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ ऑपरेट होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं लगता है जी, ये लगता है यहाँ पर, सरफेस के बीच में यहाँ पर लगता है। समझ में आ रहा है? जहां पर दोनों का कांटेक्ट होगा यहीं पर लगता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं ताकि विजिबल हो। हमको डायरेक्शन बताना है कि ये इधर लगता है, लेकिन याद रहेगा ना कि फोर्स कहाँ लगता है, दोनों सरफेस के कांटेक्ट में लगता है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रहे हैं ताकि विजिबल रहे ये हमारा डाटा। तो यहाँ पर इधर हम दे दिए, ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो अगर पूछा जाए कि ये एफ है, दैट इज एफ क्या है, तो आप बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो याद रखेंगे ये फ्रिक्शनल फोर्स का आपका डायरेक्शन हो गया। तो ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में या अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है। अगर हम बोल दिए कि बॉडी का मोशन इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, तो ये मोशन के हमेशा
अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट होता है बालक। डायग्राम बना लीजिए। बना लिए। तो याद रखेंगे कि कोई भी फ्रिक्शन होगा, हमेशा फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ होगा बालक? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिधर फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ऑपरेट होता है। चलिए अब और सारा डायग्राम देख लीजिए सर। डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसमें भी दिख रहा है ना आपको बालक कि बॉडी इधर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर ऑपरेट हो रहा है। यहां भी देख सकते हैं बच्चा इधर है, रोप खींच रहा है, तो जब मूवमेंट बॉडी का उधर होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां भी देख सकते हैं कि पुश कर रहा है, पुशिंग फोर्स, तो जिधर पुशिंग होगा उधर ही मोशन होगा। इधर हम पुश करेंगे, धक्का देंगे इसको, तो मोशन आगे होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ ऑपरेट होगा? आपके तरफ। तो हर एक बॉडी में हमको यही दिख रहा है, यही ना दिख रहा है बालक। अभी यही डायग्राम भी और बताया भी है कि देखिए इस सरफेस के बीच में ऑपरेट होता है। बिल्कुल होगा, जब दो सरफेस में फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट होता है ना जी, बिल्कुल हीट जनरेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जनरेट होता है। आगे इस पे भी बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपका फोर्स इधर लग रहा है, आप इसको धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो, तो मोशन इधर ही होगा। जिधर आप पुश करेंगे तो इधर होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ ऑपरेट होगा? तो आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन रहता कहाँ है? तो सरफेस के बीच में ऑपरेट होता है। हम यहाँ दिखा दे, इधर दिखा दे, अलग बात है, लेकिन ये सरफेस के बीच में ही ऑपरेट होता है। रफनेस बढ़ा दीजिए, ठीक है, उसका मास बढ़ा दीजिए, बहुत सारा तरीका है। फ्रिक्शन बढ़ा, अच्छा ये बताइए स्लीपर्स वगैरह होता है, स्लीपर्स वगैरह होता है, हम लोग चप्पल वगैरह पहनते हैं, देखिए स्लिप कर जाता है। फ्रिक्शन बढ़ाना है, क्या करेंगे? तो उस पर कटिंग कर देना होता है। आप देखेंगे उस पर जो आप स्लीपर्स वगैरह पहनते हैं उस पर रबड़ का बहुत सारा पॉइंटेड शेप में स्पाइक्स रहता है। समझ में आ रहा है? स्पाइक्स क्यों दिया जाता है स्लीपर्स में या शूज में? ताकि फ्रिक्शन जनरेट हो, हम लोग सरफेस पे स्टेबल रह सके। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग चल पाएंगे। तो याद रखेंगे विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, वी कांट वॉक, वी कांट मूव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? फ्रिक्शन जनरेट करने का बहुत सारा तरीका है। रब कर देंगे, सरफेस को रब कर दीजिए, बिल्कुल आप रब करते हैं मैच स्टिक में ऐसे, तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है। कोई दिक्कत आएंगे, वो कब आएंगे? जब एडवांटेज आपसे पूछा जाएगा तब ये सब बताना है। अभी इसको बचा के रखना है आपको। पूछा जाएगा व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, उस पे आएंगे। तो ये जितना डायग्राम देख रहे हैं इसमें सब तो यही दिख रहा है। अब हम बात करने वाले हैं इस पर। इस पर ये क्या है समझिएगा बालक, ये क्या है? तो याद रखेंगे, इस पर थोड़ा सा कंसेप्ट हम बात करेंगे कि अगर लाइटर बॉडी है, थोड़ा समझिए, मेरे सामने ये टेबल है बालक, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है। जबकि मेरे सामने ये भी टेबल है, देखिए नीचे, इस पर हम फोर्स लगा दिए तो ये बढ़ गया। दोनों में रीजन क्या है? दोनों पे तो हम फोर्स ऑपरेट किए हैं। तो आप कहेंगे सर फ्रिक्शनल फोर्स एक और चीज पे डिपेंड करता है, मास, ये वेट कहिए, मास नहीं, वेट ऑफ द बॉडी। तो इसका वेट ज्यादा है, तो वेट ज्यादा होने से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ज्यादा होता है,
और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर आपका वेट ज्यादा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ज्यादा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ज्यादा तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप मान लीजिए कि आपका वजन है 60 केजी, आप अर्थ को दबा रहे हैं तो अर्थ भी तो आपको रिएक्ट करेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से, क्लियर है। तो अगर अर्थ पर आप 60 लगा रहे हैं तो वो आपको रिएक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है इसी के प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम। तो इसीलिए ये जो स्टूल है इस पर हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये मूव कर गया क्योंकि इसका वेट कम है, और ये जो टेबल देख रहे हैं इसका वेट ज्यादा है, इसका mg ज्यादा है, ये मूव नहीं कर पा रहा है। अभी मूव कब करेगा, तो जब इसके वेट से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से या फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाइएगा तभी ये मूव कर पाएगा, ऐसे मूव नहीं करेगा। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे, तो अभी देखिए हमको ये समझना है कि सर इसका मतलब इसका mg भी नीचे काम करता है, तो बिल्कुल, ऊपर n भी काम करता है, तो बिल्कुल नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी काम करता है। तो ये सब हम अगले टॉपिक में लेने वाले हैं, तो नोट करके लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे इसके नीचे नोट। अब देखिए आप पढ़े हैं शुरू से, थोड़ा सा बताइएगा। यहां पर हम मास ले लिए, सरफेस रफ है, और आपने बोला कि सर इधर तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और नीचे mg लगता है, ठीक है, ऊपर लगे n नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो आपको वेक्टर में पढ़ाया गया है कि जब किसी बॉडी पर एक साथ दो दो फोर्स काम करे, एक इधर एक इधर, तो बताइए ये बॉडी दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। ये बॉडी एक फोर्स ऊपर लगा वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर होगा। तो आप कहेंगे सर हम लोग वेक्टर पढ़े हैं कि जब किसी बॉडी पे दो दो डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो ये फोर्स का क्या निकल जाता है, रिजल्टेंट, याद है, रिजल्टेंट निकलता है। वेक्टर में हमने पढ़ा था कि इफ अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी इन टू डायरेक्शन, एक एक्स में लगा दिए, ठीक है, एक फोर्स एक्स में लगा दिया जाए और एक वाई में लगा दिया जाए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई प्लेन में हो जाता है। और ये आप फोर्स लगाए हैं तो ये थीटा, और ये हो जाएगा एफ एक्स, और ये था एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं बनाते हैं ये क्या हो जाएगा, एफ वाई, और दैट इज एफ साइन थीटा। याद है, वेक्टर में पढ़े थे। तो याद रखेंगे कि जब दो दो लग रहा है इसका मतलब कि इसका रिजल्टेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स होगा इसका नाम होगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत बालक। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो बहुत आसान है, आप कहिएगा कि सर रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, तो R इक्वल टू अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, निकल जाएगा ना बालक। इसी के बारे में हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए तो थोड़ा सा नोट में लिखा जाए, बोल दे रहे हैं। नोट नंबर 1 लिखेंगे, फॉर स्मूथ सरफेस डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, for a smooth surface direction of normal contact force, for a smooth surface direction of normal contact force is perpendicular, for a smooth surface direction of normal contact force is perpendicular to the surface, for a smooth surface normal contact force is perpendicular to the surface, but surface is rough, then normal contact force is made up, normal contact force is made up of two components, then normal contact force is made up of two components, कह रहा है कि जब सरफेस स्मूथ रहेगा तब तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जहां रफ कर दीजिएगा तो इसका कंपोनेंट होगा एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल।
इस तरीके से, ठीक है, डैश दे देंगे। अब इसके कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा हमको लिखना है, तो ए नंबर दे के लिखिएगा नीचे, ए नंबर में दे के लिखेंगे इट्स वन कंपोनेंट, इट्स लिखेंगे इट्स वन कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, its one component is perpendicular to the surface, which is known as normal contact force, which is known as normal contact force, which is known as normal contact force, which is known as normal contact force। हो गया बालक, ये ए नंबर में आप लिखे हैं। और इसका एक और कंपोनेंट है, बी नंबर में लिखना होगा, इट्स अदर कंपोनेंट is parallel to the surface, its other component is parallel to the surface, its other component is parallel to the surface, which is known as frictional force, which is known as frictional force। हो गया बालक, बस रुक जाइए। अब हम डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा क्या आप लिखे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए बालक, हम दो केस में ले रहे हैं, क्योंकि दो कंडीशन हमने लिखा है। तो आप बोलेंगे कि सर जब सरफेस स्मूथ रहेगा, यहां लिखेंगे स्मूथ सरफेस, तो जब सरफेस स्मूथ रहेगा और ये कोई ब्लॉक है, इसका मास m है, तो याद रखेंगे कि अगर ये मोशन में है, तो अगर ये मोशन में है इधर, मोशन में है, तो नीचे mg काम करता है वेट, और ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n, बस ये इसको बैलेंस करेगा और मोशन ये फोर्स कराता है, ये फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पर, ये आपका मोशन में रखेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ हटा के हम F लिख सकते हैं, अप्लाइड फोर्स, बिल्कुल। और ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये मोशन में है, ठीक है। और यहाँ पे सरफेस कैसा लिया गया है, स्मूथ सरफेस, सरफेस स्मूथ है। अब दूसरा कंडीशन कि सर मान लीजिए रफ लेते हैं, रफ सरफेस। तो देखिए रफ सरफेस में क्या होता है कि आपका सरफेस है और यहाँ आपने ब्लॉक लिया, मास लिया, ये हो गया आपका mg, आप इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया आपका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स आ जाता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये उसमें नहीं था, आप देख सकते हैं, ये उसमें था बालक, नहीं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर बॉडी पर हम फोर्स ऑपरेट दो दो देख रहे हैं, जैसे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है और ये F है। तो याद रखेंगे आपके वेट ज्यादा होने से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ज्यादा होता है, और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से कौन ज्यादा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां कहा जाएगा, यहां पर ध्यान देंगे, आपने बोला कि सर ये कौन सा फोर्स है, तो इसको अप्लाइड फोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाइड फोर्स कहते हैं, ये बॉडी पर अप्लाई किया जाता है, यहाँ भी अप्लाइड ही फोर्स है। तो अब एक चीज ध्यान देना होगा ये कि जब दो दो फोर्स ऑपरेट होगा तो इसका एक रिजल्टेंट काम करेगा यहाँ पर, दैट इज रिजल्टेंट, ठीक है। ये मास को हम डॉट अगर मान ले यहाँ पर कि सर डॉट है मास को, तो ये आपका रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा, और ये कितना एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, थीटा, ठीक है। अब आपसे कहा जाएगा कि इसके लिए बताइए रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यहां लिख दे रहे हैं कि R क्या है, वेयर R इक्वल टू रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कहा जाएगा। अब देखिए इसमें मेनली हमको यही दोनों दिखाना था, ये नहीं दिखाना था, क्योंकि mg और f का यूज कब करेंगे, जब इसके टाइप के बारे में आएंगे।
अभी हमको रिजल्टेंट बताना था। रिजल्टेंट ये बताना था कि mg से n ज्यादा हो जाता है और n से f ज्यादा हो जाता है। तो अगर किसी बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, यहां लिख दे रहे हैं, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, बी में आप इसी के, ए में इसी के बारे में आप लिखे हैं, और ये जो है इसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, बी में इसी के बारे में हमने लिखा है। तो अब बताइए कि इन दोनों के लिए रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, ये आर, और यहां पर अगर हमको निकालना हो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो वेक्टर में याद है बालक, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेते थे। तो यहां पर अगर आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस है एफ स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। और डायरेक्शन भी बता दे रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो याद कीजिए हम लोग tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स पढ़े थे, वाई बाई एक्स वेक्टर में। तो आप कहिएगा कि सर यहां मान लें कि ये x है तो ये क्या है y, ये x कंपोनेंट तो ये y कंपोनेंट, जिसके साथ आप एंगल ले लेंगे वो x हो जाएगा। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू y, तो y की जगह क्या हो गया f, और x के जगह पे क्या हो जाएगा n, तो दैट इज कॉल्ड f अपॉन n। अब यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा तो ये एंगल कुछ है फॉर्म में आ गया, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये एंगल आता है, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 1 मैग्नीट्यूड देगा और ये डायरेक्शन, तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2 gives the magnitude and direction of a resultant कांटेक्ट फोर्स। ये तो है वाला। चलिए, तो ध्यान देंगे। अब इसके लिए ये भी जानना चाहिए कि सर इसमें ई फोर्स ऑपरेट नहीं होता है, और याद रखेंगे ये आप फोर्स लगाए हैं, नहीं लगाइएगा तो यही दोनों रहेगा। तो हमारे पास ई दोनों तो बैलेंस है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ई फोर्स हम लोग नहीं लगाते हैं, सरफेस ही ऑपरेट कर लेता है। तो अब बताइए कि यहाँ पर अगर ई आप नहीं लगाइएगा तो ये तो इसको बैलेंस कर लेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा फोर्स हमको दिखाई दे रहा है, कौन, एफ, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। ये कौन जनरेट किया है, तो फ्रिक्शन जनरेट किया है, दोनों बॉडी का सरफेस का कांटेक्ट जनरेट किया है, और यही क्या करता है, आपके मोशन को डिक्रीज कर देता है। क्लियर है बालक? तो आप क्या करेंगे, एक डायग्राम ये भी बना लीजिएगा ताकि समझ में आए कि स्मूथ में फ्रिक्शनल फोर्स ऑपरेट नहीं होता है, और दूसरे डायग्राम में बनाते हुए इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। बना लीजिए पर इसको। अब यहाँ पे हम लोग टाइप पर आएंगे, सर व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए दो तरह का फ्रिक्शन होता है, एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है, एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन होता है। और याद रखेंगे हम लोग एक्सटर्नल का ही टाइप पढ़ते हैं, इंटरनल का टाइप नहीं, एक्सटर्नल का ही टाइप पढ़ना होता है, क्योंकि हमको विजिबल जो होगा वो एक्सटर्नल ही फ्रिक्शन विजिबल होता है।
हो गया बालक। चल स्मूथ में फ्रिक्शन नहीं होता है तो वहां पे अपोजिंग फोर्स नहीं होगा, तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स नहीं आता है। हो गया। अब यहां से हम लोग इसके टाइप्स पर आएंगे। सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो हम लोग जो टाइप पढ़ते हैं, जैसे बुक्स वगैरह में आप देखेंगे तो वो टाइप जो दिया हुआ है वो आपका एक्सटर्नल का ही टाइप होता है। तो इंटरनल क्या है, तो उस पर भी हम बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा। ये कंप्लीट हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फ्रिक्शन। फर्स्ट इज external friction. First is external friction and the second is internal friction. Internal friction. अब इसका टाइप होता है बालक, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रिक्शन का टाइप होता है, कौन कौन सा टाइप होगा? तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये होता क्या है थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, तब इसके टाइप के बारे में हम बात करेंगे, ध्यान देंगे। इंटरनल एक्सटर्नल आपको पहले समझना होगा, तब हम इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, अगर कहीं कांटेक्ट हो रहा है बॉडी का सरफेस का, तो आपको दिख रहा है। जैसे ध्यान देंगे, यहाँ पर कोई पर्सन है, किसी बॉडी को खींच रहा है अपने तरफ, तो यहाँ पर ये बताइए कि सरफेस के साथ कांटेक्ट हुआ है कि नहीं बालक? बिल्कुल। तो ये आपको विजिबल है, यहाँ दिख रहा है कि सर ये तो कांटेक्ट में है। और जब सरफेस के कांटेक्ट में रहिएगा तो सरफेस आपके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है, आपके ऊपर रिएक्टिंग फोर्स लगाएगा क्योंकि आपका वेट होता है। तो जब आपका mg नीचे काम करेगा तो रिएक्टिंग फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स काम करेगा ऊपर, और यही सरफेस में फ्रिक्शन जनरेट करेगा। तो अगर आपका मोशन इधर है अप्लाइड फोर्स का, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बालक? तो ये आपको विजिबल है ना बालक, दिख रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। लेकिन अगर हम क्या करें
कि एक बकेट ले ले, एक हम बाल्टी ले रहे हैं और इस बाल्टी में या ग्लास ले रहे हैं, ग्लास में वाटर ले रहे हैं। तो अब बताइए कि वाटर अगर ले लिया जाए या एक बाल्टी आपको दिया जाए पानी की, ले जाके यहाँ से वहां रखाओ, तो जब ले जाएंगे तो उसमें काफी हलचल होगा, लेकिन वहां रख देते हैं तो कुछ देर में शांत हो जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि सर वाटर का जो मॉलिक्यूल्स हुआ है इनके बीच आपस में फ्रिक्शन हुआ है, और जब फ्रिक्शन होगा तो एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी को डिक्रीज कर देंगे और खुद किस में आ जाएंगे? रेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन यहां वाले फ्रिक्शन को फ्रिक्शन नहीं कह के हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं? इसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बट इट ऑलवेज ऑपरेट इन द फ्लूइड। यह हमेशा फ्लूइड में यूज होता है। विस्कस, ध्यान देंगे अभी आप पढ़े थे एक्सटर्नल इंटरनल, तो आपको दिया जाए एक बाल्टी पानी को वहां पे रख के आओ बालक, तो यहां से तुम ले जाएगा तो उसमें तो हलचल होगा, वहां रख देगा तो कुछ देर में शांत हो जाता है। आपसे हम क्वेश्चन करेंगे वो क्यों शांत हो गया, बताइए उसमें हलचल क्यों नहीं है? तो आप कहिएगा वाटर का एक लेयर दूसरे लेयर के साथ फ्रिक्शन करता है, एक लेयर में ये मॉलिक्यूल्स हो गया, दूसरे लेयर में ये मॉलिक्यूल्स हो गया, इनके बीच आपस में फ्रिक्शन होता है और यही एक दूसरे पर फोर्स लगाता है और इसके रिलेटिव वेलोसिटी को कम कर देगा। तो ये आपको दिखता है वाटर का फ्रिक्शन, आप देखे हैं कि कैसे हो रहा है? दिखता है बालक? नहीं दिखता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल। तो जो एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, जो पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, चार्ज के बीच में होगा, वो इंटरनल होता है, वो आपको दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। अब कोई पूछ देगा कौन है भाई इंटरनल, तो कहिएगा विस्कस फोर्स। तो याद रखेंगे फ्लूइड में, लिक्विड में जो फ्रिक्शन इनके बीच ऑपरेट होता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कह के विस्कस फोर्स कहा जाता है, और विस्कस फोर्स इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, गैस में रैंडम मोशन ना होता है जी, फ्रिक्शन होने के लिए नजदीक होना चाहिए। गैस का अगर आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कैसे डायग्राम बनाते हैं कि एक एलिमेंट यहाँ है तो एक यहाँ है, समझ में आ रहा है? तो उसमें फ्रिक्शन कहां से होगा बालक? समझ में? रैंडम मोशन करता है। लेकिन सॉलिड के केस में, ठीक है, लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स काफी पैक्ड रहता है। समझ में आ रहा है? तो आप अभी बोले हैं कि सर किसी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ने पे हीट आता है, क्यों आता है? तो ड्यू टू फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि हर चार्ज के पास एनर्जी रहता है बालक। तो याद रखेंगे, आप उसमें भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा आपको। तो याद रखेंगे ये इंटरनल फ्रिक्शन हो गया। तो हम एक्सटर्नल पे बात करने वाले हैं, हम एक्सटर्नल का टाइप पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए अलग एक चैप्टर बना हुआ है, ठीक है, इसका अलग चैप्टर है, उस पर हम बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का सब अलग अलग पढ़ना है। अभी हम इस पर आते हैं। तो अब सवाल ये है कि सर इसका कितना टाइप है? तो 3 टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही तीनों, इसको लिख लीजिए तो बालक। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन रहा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। विच पार्ट्स? तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक्सटर्नल फ्रिक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। अब देखिए आप कहेंगे सर इंटरनल वाला में नहीं बताए हैं, तो इंटरनल वाला तो एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, तो इसका भी टाइप होता है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। समझ में आ रहा है? इसका भी टाइप है, लेकिन ये सब आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि अभी जितना हम पढ़ेंगे सारा एक्सटर्नल, क्योंकि हम बाहर से फिजिकली फोर्स लगा रहे हैं, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स के बारे में, एक्सटर्नल फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है। जब फ्लूइड पढ़ेंगे, जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो बताएंगे कि इसका भी टाइप होता है कोहेसिव, एडहेसिव होगा, वहां पे आएंगे तो हम बात करेंगे। अब इस पे हम कुछ चर्चा नहीं करेंगे।
क्लियर है बालक? चलो आगे लिखेंगे तब ना करेंगे, अभी तो आगे है ही नहीं, यही है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, थोड़ा समझना होगा कि सर ये क्या होता है, कब ऑपरेट होता है, कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक, लिमिटिंग एंड आफ्टर दैट काइनेटिक। तो इसको लिखा कैसे जाता है, कब काम करेगा, कंडीशन क्या, थोड़ा समझिए। ये बताइए कि स्टैटिक मतलब क्या होता है, बॉडी इज इन रेस्ट, ये ना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? तो व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। जब बॉडी नहीं चलता है तो स्टैटिक है। तो याद रखेंगे स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एफ एस लिखेंगे, एस फॉर स्टैटिक। और इस केस में बॉडी नहीं चलता है, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी जो होता है, आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी डज नॉट मूव। तो याद रखेंगे स्टेबल ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स ऑपरेट होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है बालक? अब आते हैं कि सर ये लिमिटिंग क्या है। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग कहलाता है। और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग एफ एल से लिखते हैं। और इस केस में जो बॉडी होता है, जो बॉडी होगा अबाउट टू मूव के कंडीशन में होगा। कैसा होगा? अबाउट टू मूव, मतलब चलने वाला होगा, चल नहीं रहा है, ये चलने को तैयार है, अभी चल नहीं रहा है। क्लियर है बालक? तो पहला केस में क्या है, बॉडी रेस्ट में है। इस केस में क्या देख रहे हैं, बॉडी अबाउट टू मूव के कंडीशन में, मतलब चलने को तैयार है, चल नहीं रहा है। और जब काइनेटिक कह दिया जाएगा तो काइनेटिक को एफ के से लिखा जाएगा। और याद रखेंगे इसमें क्या होता है, तो इसमें बॉडी इज इन मोशन होता है बालक। इसमें क्या होगा, बॉडी इज इन मोशन, इसमें मोशन में रहता है। तो याद रखेंगे जब बॉडी स्टैटिक में है, नहीं चल रहा है, तो उस पर जो फोर्स ऑपरेट होगा फ्रिक्शन का, उसको क्या नाम देंगे, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब बॉडी अबाउट टू मूव के कंडीशन में होता है, लगता है कि अब चलेगा, अब चलेगा, बॉडीज अबाउट टू मूव के कंडीशन में होगा, द फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जब बॉडी चलना शुरू कर दे, उस केस में जो बॉडी पे फ्रिक्शन ऑपरेट होगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक। ये सिंबल हो गया। और ये इसका कंडीशन हो गया कि क्या आपका कंडीशन रहेगा। तो फर्स्ट में रेस्ट में रहिएगा, सेकंड में अबाउट टू मूव के कंडीशन में रहिएगा, और थर्ड में आप मोशन में रहेंगे। तो बस यहीं पे रोकेंगे बालक, बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और स्टैटिक से स्टार्ट करेंगे, बस रोक दिया जाए।